तो आज हम लोग केवल इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन है वही सब करा जाएगा। ठीक है भाई। तो आज हम पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। एक क्वेश्चन का ये दिया हुआ है, ये आपके नीट वो भी कराएंगे, जैसा मतलब नीट 2019 का है, इसको भी करके दिखाओ। थोड़ा सा पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द सेंट्रल एटम इन K4। ये हमारे पास कंपाउंड दिया है और कह रहा है, मॉड्यूल रखे हो तुम लोग, मॉड्यूल खोल लो, उसमें क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है और कह रहा है क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग, कौन सा थियरी? क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। E4 T2 T2 T2G4 EG2, C दिया है T2G6 EG0 एंड D दिया है E3 T23। बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा इस कंपाउंड के लिए क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताया गया है ना, क्या हुआ? हाँ बताओ कैसे होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और एक और क्वेश्चन दिया है, ये करो, तब तक एक और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। और ये भी आपके 2019 का एक क्वेश्चन है। पहले इसको करो, फिर दूसरे पर करते हैं। बताओ भाई जल्दी से। सी वाला और कोई? एक लोग आंसर सी आ रहा है भाई। दूसरा क्वेश्चन तो ठीक है। सी होगा। कैसे भाई? देखो तो पहले बात ये समझो कि यहाँ पे हमें कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। इस पूरे कंपाउंड को दे दिया है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम मेनली किसका लिखते हैं? सेंट्रल मेटल का। मतलब यहाँ पे Fe की बात हमें करना है। तो बताइए पहले Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो अगर हम निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमको पता है पोटेशियम का क्या होता है +1 × 4, और इसका निकालना है तो +x, प्लस साइनाइड का होता है -1 और 6 है तो × 6, और ये किसके बराबर कर दिया जाए? 0 के। तो ये हो गया 0। तो बताइए ये हो गया -6, उधर जाएगा तो क्या होगा?
+6 और ये है +4, उधर जाएगा क्या होगा -4। कितना आया 2। मतलब Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है Fe+2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब लोग कर लेंगे, बोलो कैसे करा जाएगा। देखो तो समझ रहे हो ना भाई, ऐसे करना। लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, ये तुम भर देना शुरू में, लास्ट में लिखते हैं 4s2 3d6। सुनो पहले, Fe का सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना हो, सुनो भाई, अरे देखो इधर, अगर Fe का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना हो तो क्या ये होगा, और हमें लिखना है किसका Fe+2 का, मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है। तो बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कहाँ से, आउटर मोस्ट सेल से। और आउटर मोस्ट सेल क्या यहाँ पे 3rd है या 4th है, 4th है, तो यहाँ से निकालेंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सब कुछ वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 4s0 और ये हो जाएगा 3d6। बोलो चलेगा। इसका मतलब ये हुआ Fe2+ का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए तो 4s0 हो गया, 3d6 हो गया, इतना चलेगा। अगर हम इसकी बात करें, अच्छा इसके पहले को देखो, सब भरे भरे हैं, यहाँ भी S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, वो भरा हुआ है, मैक्सिमम पे है अपने, यहाँ भी मैक्सिमम पे है, ये भी मैक्सिमम पे है, ये भी मैक्सिमम पे है, जितना भर सकते हैं यहाँ तक सब वहाँ तक भरा हुआ है। S खाली है और D में 10 भर सकते हैं, लेकिन है कितना 6। तो अगर हम इसको दिखाएं तो 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, इस कंपाउंड की बात कर रहा है, हमें Fe2+ का नहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है, हमें कह रहा है इस कंपाउंड में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखाइए कि इसमें कौन सा सही है। तो इस कंपाउंड का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हुआ कि इस Fe के साथ 6 साइनाइड आपको जोड़ना है। और साइनाइड कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग। और अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन देने से पहले ये क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। बोलो भाई। अच्छा 4s में 4s के अलावा 4p भी तो होगा जो कि खाली पड़ा होगा वहाँ पे। हम इसकी बात करें तो ये पहले क्या होगा, पेयरिंग होगा, क्योंकि हमारा लिगेंड इलेक्ट्रॉन तब देता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन तब देना शुरू करेगा जब पेयरिंग करा लेगा। तो अगर पेयरिंग करा दिया जाए तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे ही, ये अगर यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो क्या ये डबल डबल हो जाएंगे और 2 खाली हो जाएगा। बोलो भाई। अब बाकी इधर वाले तो खाली हैं, 4s 4p ये खाली ही था हमारा। अब एक बात बताओ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही बोलता है, अब देखो इसमें दोनों को मिला दिया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस क्वेश्चन को मिला दिया है। यहाँ तक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका काम किया। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता था कि जनरली जो d ऑर्बिटल होता है, चाहे जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं और d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है 2 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल में, जिसमें ये स्प्लिटिंग होने के बाद ये हमारा जो d ऑर्बिटल है, स्प्लिटिंग होने के बाद 2 पार्ट में टूटता था। याद है, एक पार्ट जाता था नीचे और एक पार्ट जाता था ऊपर। नीचे वाले को नाम दिया था T2g और ऊपर वाले को नाम दिया था Eg। बोलो। और तुम अभी बोल रहे हो कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होंगे। देखो एक बात ध्यान समझो, पहले ये ऐसा था, लिगेंड के आने से पेयरिंग भी होगी और लिगेंड के आने से स्प्लिटिंग भी होगी। तो लिगेंड आएगा तो पेयरिंग करा दिया और उसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन जब रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो ये क्या हो जाएगा, टूट भी जाएगा 2 टाइप के ऑर्बिटल्स में। जब टूटेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही किस में भरे थे, 3 में, और 2 खाली था। तो जो खाली था ऊपर चला गया, जो भरे थे वो नीचे रहेंगे।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, T2G कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 6 के साथ। और Eg कैसे मिलेगा, आपको 0 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा। बोलो, तो ये है आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe आयन इन दिस कंपाउंड। ये ध्यान रखना भाई, अगर तुम्हें नॉर्मल केस दे देता कि भाई 6 कन्फिग्रेशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, T2G कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 6 के साथ। और Eg कैसे मिलेगा, आपको 0 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा। बोलो, तो ये है आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe आयन इन दिस कंपाउंड। ये ध्यान रखना भाई, अगर तुम्हें नॉर्मल केस दे देता कि भाई 6 दे देता, D6 दे देता और कहता आप स्प्लिटिंग करके बताइए, तब क्या करते? तब तुम नॉर्मली स्प्लिट करते, कहते 3 यहाँ भरेंगे, चौथा, पाँचवा, छठवां। अच्छा, वहाँ भी एक चीज़ बताया गया था भाई, ये चीज़ वहाँ भी तो बताया गया था कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो गैपिंग इतना ज़्यादा रहेगा कि चौथा आने वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे। तो उस केस से भी तुम समझ सकते हो कि चौथा नीचे ही जाएगा, और इससे भी तुम समझ सकते हो कि चौथा नीचे ही रहेगा। ठीक है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत? ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखे हुए हो तो बहुत फटाफट जल्दी कर सकते हो। अभी तो मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना टाइम ले करके तुम्हें बताया गया है। हो जाएगा, नोट कर लो फटाक से। इसके बाद एक क्वेश्चन है, अच्छा इस चैप्टर के बाद से 2 पेज छोड़ देना, ठीक है ना? नोट्स में 2 पेज छोड़ के तब नया कोई टॉपिक शुरू करना है। बोले भाई आगे, ये नोट कर लो और एक नोट डाल लेना। और नोट में ये फॉर्मूला नोट कर लेना। अभी बताते हैं क्या है ये। हम्म, 4/9 है भाई। ये क्या है भाई? कैसे टूटा है ये? अरे तो टूटा थोड़ी है, उसे बस लगा देना है, तो तुम लोग फेंक दिए हो। चलो चलो अभी लग जाएगा। जब अकेले में तोड़ा होता तब ना पूछा था, किसी के सामने तो जानबूझ के नहीं तोड़ेगा। अपने जैसा समझ रहे हो क्या सबको? बंद करो यार दरवाज़ा, चालू किया जाए थोड़ा सा। तो लोग थोड़ा सा गर्मी टाइप नहीं फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा ना? अरे हो जाएगा, काम करेगा। मौसम ठंडा है ना। क्या कर रहे हो भाई? उसको नीचे करो। क्यों भाई? बच्चों से क्या मतलब है? तुम आए हो ना, तुम लोग आए हो ना, बस
चुप रहो। सुनो भाई, हो गया ये वाला क्वेश्चन? सुनेंगे? सुनो भाई, एक क्वेश्चन और है। अच्छा सुन लो, ये थोड़ा फॉर्मूला सुन लो क्या बताया हूँ मैं। देखो, आपसे हमने तुम्हें शायद ये बताया था कि अगर कोई कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, ध्यान समझना, अगर कोई कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है और कोई कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, तो हमने आपको बताया था स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल बताया था। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जब D5 या d ऑर्बिटल जो 5 टाइप के हैं उनकी जब स्प्लिटिंग होती थी तो ये बढ़ता था T2G में एंड बढ़ता था Eg में। ये कहाँ पे हो रहा था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाए तो ये स्प्लिटिंग होती है और ये बनता है Eg नीचे आता है और T2G ऊपर चला जाता है। ये कुछ कहानी थी। तो क्वेश्चन ये है कि इसके जो ये जो गैपिंग थी, एनर्जी का जो गैपिंग था, इसको क्या नाम देते थे? डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पे भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आएगा, बट इसको बोलते हैं डेल्टा टी। ये है डेल्टा नॉट जो तुम लिख रहे हो, ये डेल्टा ओ होता है, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये लिखा है डेल्टा टी, मतलब इसका है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा टी है और ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा ओ है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो यही मैं लिखा हूँ, डेल्टा टी जो होता है ऑक्टाहेड्रल वाले डेल्टा के 4/9 टाइम्स होता है। क्या बोला? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में 4/9 टाइम्स होता है। बस इतनी छोटी सी बात याद रखना है, ठीक है भाई। अब इसी पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को सुनेंगे। नोट कर लो क्वेश्चन, ये भी नीट 19 का ही क्वेश्चन है। देखो भाई, नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे जेई मेंस के लिए, सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हर साल तुम उठा के देख लेना, दोनों एग्ज़ाम में क्रॉस क्वेश्चन होता है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन नीट में आता है। हर साल 4-5 क्वेश्चन ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। तो दोनों का जो लेवल है ना, लगभग सेम है। तो आप ये मत समझो कि ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखो। चलो क्वेश्चन लिख लेंगे थोड़ा। कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, लिखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर COCl 6-4 इज कितना दिया है? 18,000। ठीक है। द क्रिस्टल पूछ रहा है CSF उल्टा हो गया, पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए अगर ये पूछा गया हो COCl का होल 4 -4 के लिए, -2 है। यही क्वेश्चन है भाई। देखो तो कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू दिया है 18,000, तो बताइए इस कंपाउंड के लिए CFSE की वैल्यू क्या होगा। ये एकदम आसान क्वेश्चन, बस आप ये फॉर्मूला जानते रहेंगे तो कर लेंगे। हाँ, यही तो बात करना है।
इसका आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो ये निकलेगा, जब निकालोगे तो ये निकलेगा ऑक्टाहेड्रल। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो डेल्टा नॉट दिया है, डेल्टा जो दिया है ये किसका है, ये दिया है ऑक्टाहेड्रल का डेल्टा। इसका आप निकालोगे तो ये आएगा टेट्राहेड्रल। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो डेल्टा निकालना है वो किसका निकालना है, टेट्राहेड्रल के लिए। चेक करो पहले दोनों का हाइब्रिडेशन निकाल के देखो। अभी क्वेश्चन देखो, देखने में आसान लग रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाएगा, लेकिन ये तुम पहचानने में ही टाइम लगा दोगे कि भाई ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है, ये भी चेक करना है। क्या करेंगे, इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बोलो भाई, निकालोगे तो क्या होगा, x प्लस -6 इक्वल टू -4 आएगा, क्योंकि -4 के बराबर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो हो जाएगा 6 - 4 मतलब +2। ठीक है, इसका निकाल लो तो हो जाएगा x प्लस -4 इक्वल टू -2। तो हो जाएगा x इक्वल टू 4 - 2 क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अच्छा इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो कोबाल्ट का, क्या हो जाएगा 27 होता है ना। बोलो क्या कर देंगे, इधर देखो, ये देखो सब कुछ लिख देना शुरू में। यहाँ क्या आएगा लास्ट में 4s2 3d7। बोलो, और हमको निकालना है कोबाल्ट +2 का, तो +2 का मतलब क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुमको अजय, ये कैसे 0 हो गया, यहाँ होना चाहिए ना, ये 0 हुआ क्या है ये बताओ पहले। आउटर मोस्ट सेल का लिखे हैं, तो क्यों 0 में किया हूँ ये बताओ। क्यों भाई, निकल गया है। अरे बकलोल बोलो कि पहले कोबाल्ट का लिखे थे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में था, अभी लिख रहे हैं कोबाल्ट +2 का, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था, इसलिए हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, क्या हो गया 0। इसी तरह से इसका भी लिख लो तो हो जाएगा कोबाल्ट +2 का, यहाँ भी लिखोगे तो क्या आएगा 4s0 3d7। ठीक है भाई, अब बात आता है यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन वीक लिगेंड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बोलो, D वाले ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, नहीं। क्यों नहीं भरा जाएगा, क्योंकि ये वीक लिगेंड है, ये भी क्या है, वीक लिगेंड है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। मतलब जैसी कंडीशन में ये है वैसे छोड़ दो। तो भरा कहाँ जाएगा, तो भरा जाएगा जो बाकी खाली हैं उसमें। तो यहाँ 4s खाली होगा, 4p खाली होगा। बोलो, तो 4s में भरोगे तो क्या हो जाएगा, कितना रखना है, 6 को भरना है। बोलो, तो 6 में भरेंगे तो 4s ले लो, 4p ले लो और 4d ले लो। 4th सेल में s सब सेल भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और सब खाली होंगे। केवल हमने किस में भरा था, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा था, बाकी तो खाली पड़े होंगे। उसमें भी अब 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया है, मतलब वो भी खाली हो गया है। तो 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। तो सोचो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो तो ये s का हो गया, ये p का हो गया, ये d का हो गया। बोलो भाई, तो ये मेरा हो गया 4s 4p 4d। 6 लिगेंड से इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक लिगेंड यहाँ दिया, एक लिगेंड यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने हो गए, 6। मतलब यहाँ यूज हुआ s p3 और ये क्या हो गया d2। बोलो यार, 3p के यूज हुए, 2d के यूज हुए, एक s के यूज हुआ, हाइब्रिडेशन क्या बन गया sp3d2। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री इसका क्या आ गया, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा इसका बता दो, इसमें भी ऐसे भरेंगे, तो इसका वाला हम ये तो यहाँ भर दिया, इसका नीचे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखो तो इसमें भी ऐसे खाली होगा, तो खाली होगा 4s और कौन खाली होगा 4p
और खाली होगा 4D भी। बट हमारे पास कितने लिगेंड यहाँ पे भरना है भाई? यहाँ पे 4 ही भरना है ना, तो 4 भरना है, तो 1 लिगेंड यहाँ भर दिया, 3 लिगेंड यहाँ भर दिया। बोलो भाई, तो कितना ऑर्बिटल यूज हुआ? एक S का और P का 3, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3। मतलब क्या हुआ? टेट्राहेड्रल। बात समझ में आया कुछ? इसका मतलब हुआ कि ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा ज्योमेट्री रख रहा है? टेट्राहेड्रल। और ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इस कॉम्प्लेक्स का जो डेल्टा दिया है वो कौन सा है? तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वाला। और इस कॉम्प्लेक्स का जो पूछा जा रहा है डेल्टा, वो कौन सा पूछा जा रहा है? डेल्टा टी पूछा जा रहा है। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पूछा जा रहा है, डेल्टा टी पूछा जा रहा है, और डेल्टा ओ दिया है। तो इन दोनों में रिलेशन हमको पता है, बस फॉर्मूले पर रख दो। बट यही चीज़ तुमको फाइंड करना है कि भाई ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? बिना पता लगाए नहीं कर पाओगे। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ की वैल्यू दिया है कितना? 18,000। सॉल्व कर दोगे? ऑप्शन में है 6,000, 16,000, 18,000 और 8,000। बस हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में टिपिकल क्या है ये बताओ। केवल ये फाइंड करना कि ये ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है, ये फाइंड करना मुश्किल है। बाकी और कुछ थोड़ी इसमें कुछ करना है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन कर लोगे ना? ये क्वेश्चन है 2018 का। आइए भाई देखा जाए। कह रहा है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाई कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? अब देखो यहीं पे समझ में आएगा तुमने आइसोमेरिज्म कितना समझा है। ये कॉम्प्लेक्स दिया है और कह रहा है कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। दिया हुआ है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI दिया है, फिर दिया है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फिर दिया है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा दिया है लिंकेज आइसोमेरिज्म। देख के बताओ भाई कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। देखो कोऑर्डिनेशन किस एंगल से लग रहा है क्या ये? बोलो बताओ, पहले सोच के बताओ तुम लोग, फिर हम बताते हैं। इसके अगला वाला क्वेश्चन भी इसी पे है, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर पे ही है। बोलो भाई। पहले बताओ ये नोट कर लिया? देखो दिक्कत ये है ना कि बहुत सारे लोग वो जब चैप्टर चल रहा होगा कि ये सब बातें ध्यान नहीं दिए होंगे, तो उनके फिर मान के नहीं है कि तुम समझ जाओ ये सब बातें जो कराया जा रहा है। इसीलिए बताया जाता है कि चैप्टर जितना अच्छे से आप पढ़े होगे उतना आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। पर यहाँ तो आधे लोगों के ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यही हेडिंग बस आ जाए हमको, जिसमें से क्वेश्चन हमें है। भाई क्वेश्चन हर लाइन से आता है। डी होगा लिंकेज। ये भाई बड़ी खतरनाक प्लेयर हो तुम तो। सुनो भाई, आयनाइजेशन पहला। चलो सुनो भाई, लिंकेज के बारे में थोड़ा सुन लो। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होता है जब हमारे पास ये कंपाउंड है और इसके बगल में एक और दे दें, उसमें देखा कि ये एम्बिडेंट लिगेंड अगर है तो एक बार डोनर साइड दूसरा एटम हो तो दूसरे बार डोनर साइड दूसरा एटम हो। यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये कैसे होगा भाई? होगा ही नहीं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये अगर आयनाइज होगा तो कोई आयन बनाएगा, डिफरेंट आयन बनाएगा,
एक ही आयन बनाने वाला है, कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयनाइज अगर होगा भी तो ये सिंपल से यही बड़ा सा आयन बनेगा। और आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कब बोलते हैं? जब अलग अलग टाइप के आयन बनते हैं, मतलब इसके बाहर जब तक कोई काउंटर आयन नहीं होगा तब तक ये डिफरेंट आयन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये आयनाइजेशन भी हो। कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स ये दिया है, एक और देना चाहिए था, और उसमें आपको दिखना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो लीगेंड आपको दिख रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और यहाँ तो कुछ दूसरा दिया ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये GI क्यों पॉसिबल है? तो आपको ये बताया गया होगा कि ये सेंट्रल मेटल है M, और ये है मोनोडेंटेट लीगेंड, तो ये हो गया A2, और ये हो गया EN इथाइलिन डाइएमीन बाइडेंटेट लीगेंड है। हमने आपको एक केस बताया होगा MAA बाइडेंटेट लीगेंड, और कितने हैं? 2 है, और मोनोडेंटेट लीगेंड कितने हैं? 2 है। MAA2 B2 बन रहा है, चेक कर लो, बताया गया है। मतलब कौन सा होगा? कुछ समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, ये भी है नीट 18 का, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्चुअल में उसमें दूसरे रूल से हम निकालेंगे, दूसरे रूल नहीं मतलब थोड़ा सा उसमें चेंज रहता है। ध्यान सुनो, ये देखो भाई, कल वाला जो क्वेश्चन था, और क्वेश्चन एक था हमारा, क्या गया, हाँ, NiCO के होल 4, ये कंपाउंड था, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना था, ठीक है ना, एंड इसका ज्योमेट्री बताना था। वही हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकलेगा एंड मैग्नेटिक नेचर, ये 2 चीज़ निकालना था हमको, ठीक है। तो देखो एक बात तुम्हें बताएं, पीछे तुम्हें बताया गया था कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो क्या कराता है? पेयरिंग करा देता है, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब, और जहाँ पेयरिंग कराता है वहीं से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू किया जाता है, ये बताया गया था। और जितने भी एग्जाम्पल तुमको मिले होंगे उन सारे एग्जाम्पल में होता ये था, कहानी कुछ ऐसे थी, देखो जैसे तुम्हें समझा दें, जैसे देखो हम जब लिखते थे किसी भी एलिमेंट का, जिस पार्टिकुलरली कोई X नाम का एलिमेंट है, तो आप ऐसे लिखते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 या 3d7 या 3d6 ऐसे लिखते थे। और ये जो एलिमेंट था इसमें से ज़्यादातर जगह पे हम लोग यही देख रहे थे कि या तो यहाँ +2 है या तो +4 है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकालना रहता था। तो होता ये था ज़्यादातर जगह पे कि 4s जो है ये खाली हो जाता था, 0 हो जाता था, बाकी बच कौन गया? 3d में बस इलेक्ट्रॉन। देखो ये सब तो फुलफिल है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो आपके 3d वाले में बचा था। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल जो हमने पीछे किया है उसमें यही होता था कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम रख देते थे, बाकी 4 बच गए थे अनपेयर्ड। तो अगर इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा रहता था तो वो करता ये था कि इसको पेयरिंग करा देता था, इसको यहाँ भेज देता था, इसको यहाँ भेज देता था, तो ये पेयरअप होकर के किस में चेंज हो जाता था? ये चेंज होता था कुछ इस तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनो भाई, ये डबल था ही, अगर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये दोनों भी डबल हो गए, तो ये 2 खाली हो जाता था। बोलो, और हमने कहा था 4s वाला ऑलरेडी खाली हो चुका है, इसमें 4p भी होगा, 4d भी होगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं यूज करेंगे। हमने तुम्हें ये बताया था कि यहाँ जहाँ पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन वहीं से डोनेट होना शुरू होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है तो इसको पेयरिंग कराएगा और इलेक्ट्रॉन देना यहीं से शुरू करेगा, ये बात बताया गया था। तो ये सब जगह चल रहा था, और इसलिए सब जगह चल जा रहा था क्योंकि कहीं पर भी जो भी एग्जाम्पल तुमने देखा है, जो भी एग्जाम्पल कराया गया है, कहीं पर 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं रह रहा था, तो कोई समस्या नहीं बन रहा था। लेकिन अभी जो कल वाला एग्जाम्पल था इसमें क्या है कि भाई 4s में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे, ये निकल नहीं पाया था, मतलब इसको +2 फॉर्म में नहीं लिख रहे थे, +4 फॉर्म में नहीं लिख रहे थे, मतलब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं था, तो हमारा 4s में इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था। तो यही लाइन यहाँ पे तुम्हें ध्यान सुननी है भाई, और ये देखो क्वेश्चन तुम्हारा गड़बड़ कर देगा और दिमाग में चढ़ता भी नहीं जल्दी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर मिलते हैं, मतलब मिलेंगे तुम्हें
बट अगर तुम्हें 10 क्वेश्चन दिया जाएगा तो कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा, 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ 4s 0 कंडीशन पहुँच जाता है। तो ज़्यादातर केस में तुम इसी चीज़ का प्रैक्टिस किए हो तो दिमाग में बात चढ़ती नहीं जल्दी से। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है भाई तुमको कि आपको अगर कहीं पर ऐसा लिखने को दे दिया जाए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ निकल का, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था भाई यहाँ पे 0, मतलब निकल को न्यूट्रल फॉर्म में लिखना है यहाँ तुम्हें, तो लिख दो 3D8, ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। अच्छा अब देखो थोड़ा सा कहानी क्या है। अभी कंडीशन ऐसी है कि 3P6 फुलफिल है, 4S2 फुलफिल है और 3D8 फुलफिल नहीं है। ये मतलब यहाँ पे D में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा 4s है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लो भाई ऐसे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या करता है, पेयरिंग कराता है, और पेयरिंग करा के इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करता है, ये बात हमको पता है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि देखो अगर हम पेयरिंग कराएं तो तुम्हें केवल पेयरिंग के फॉर्म में ये दिखता है कि ये दोनों अनपेयर्ड हैं, तो इसको उठा के इसमें रख दो, तो पेयरिंग हो गई। और जनरली लोग यही करते भी हैं, बट इसके आगे भी तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, ध्यान सुनना मैं जो लाइन बोल रहा हूँ। तो ये है हमारा 3D और ये है हमारा 4s। अब मैं 4s को इधर बाद में लिख देता हूँ। अच्छा 4s ही सिर्फ होगा क्या, वहाँ पे 4p भी होगा ना, और वहाँ पे 4d भी होगा। अब जिसकी जिसकी ज़रूरत लगेगी हम उस ऑर्बिटल को यूज कर लेंगे, नहीं ज़रूरत लगेगा छोड़ देंगे वैसे। तो ये देखो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 तो पेयर थे, ये भी 2 पेयर थे, ये भी 2 पेयर थे। ये जो अलग अलग हैं इनकी पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, ऐसा बोलो। और उसी टाइम पर जो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना मेरी लाइन, 4s2 में जो इलेक्ट्रॉन है, जनरली अभी तक कोई एग्जाम्पल हमने नहीं देखा है जिसमें 4s में इलेक्ट्रॉन बच रहा हो, बट यहाँ बच गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी इसी खाली ऑर्बिटल में भेजा जाएगा। क्या मैंने बोला, जो 4s में इलेक्ट्रॉन है ये जब तक 4s में रहेगा जब तक कि यहाँ पे सब भरे भरे हैं, और जैसे ही अगर यहाँ खाली हो गया ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे 3D में देखो एक ऑर्बिटल खाली हो गया, तो जब खाली हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन 4s में था वो जंप करके कहाँ जाएगा, 3D में, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा तो 4s खाली हो जाएगा, क्या बोलो। और ये हमेशा ध्यान रखना भाई कि ये तभी करना है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर नहीं रहेगा तो ना पेयरिंग कराएगा और नहीं यहाँ से यहाँ आएगा, बोलो जैसा था वैसा मेंटेन रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ये यहाँ आ गया तो अब हमारा 4s खाली हो गया, और अब यहाँ से लिगेंड इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। तो कितने लिगेंड हैं, 4, तो एक कार्बोनिल यहाँ दे दिया, एक कार्बोनिल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और बताइए इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, सब डबल डबल है, कहीं पे सिंगल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, नीट 18 का था ना, ये नोट कर लो भाई, ये मेरे भी दिमाग पे कल नहीं चढ़ रहा था, ठीक है ना, नोट कर लेंगे। अब देखो ये जो लाइन हमने बताया अभी, अब ये लाइन शायद तुम्हें नहीं पता हो तो कई सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो सकते हैं जो इस टाइप के हैं। तो यहाँ पेयरिंग हो रहा है, साथ साथ में और क्या हो रहा है, 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जा रहा है, 3D में, ये भी ध्यान रखना है। तो तुम लोग कैसा है, वो रेनकोट पहन के ये छाता लेके,
नहीं, रेनकोट तो लेके आए होगे, तब भी क्या हो गए? देखो अभी तुम लोग मतलब बहुत इसलिए होता है कि तुम लोग क्लास में जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत एक्टिव हों। 2-3 साल पहले ऐसे बच्चे थे ना, बारिश हो रहा है उसमें छाता तो लाइट चले जाते थे सब। अब तुम लोग देखो संख्या कितनी कम हो गई है। अब सोचो 5 दिन पहले अगर बारिश हो जाए, 5 दिन लगातार बारिश होता है, 5 दिन लगातार नहीं क्लास चलेगा? हाँ देखो यहाँ घर है। तो भाई उससे पीछे हम लोग का होगा ना सिलेबस, तुम्हें आना है, थोड़ा बहुत तो पढ़े वही, बट अगर नहीं आओगे तो भी थोड़ा बहुत नहीं पढ़ पाओगे। क्या कह रहे हो? अच्छा, कहाँ से तुम लोग पता चल गया ये बताओ पहले? सोर्स बहुत है कि किसी का स्टेटस देख लिए हो। सूंघता तेज है, कोई नहीं, एक दिन बुलाया जाएगा तुम लोग को भी। दिक्कत जानते हो क्या है बच्चों को बुलाने में? जैसे वो हो जाता है, जैसे अब सबको बुला नहीं सकते, 2-4-10 को ही बुलाना है। अब 2-4-10 जिनको बुलाओगे वो तो खुश, लेकिन जो नहीं आते हैं वो सब फिर अलग टोन में आ जाते हैं कि हम लोग क्यों नहीं बुलाया गया। अरे आप ऐसे टाइम बुलाइए, रात को 9 बजे आना है, कोई नहीं आएगा, मैं आ जाऊँगा, मैं नहीं करता पीछे ही रहता है। तुम रात 9 बजे की बात कर रहे हो या 9 बजे शुरू होता है सब कुछ? ये देखो नीचे सर करके बोल रहा है, एक बार बुलाइए तो। ठीक है ठीक है, बुलाया जाएगा। हो गया भाई? हाँ निकालो तब बुलाया जाएगा तुम्हें। चलो एक क्वेश्चन और है भाई, इसको करके दिखाएंगे। देख रहे हो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हुए हैं क्या पूछ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म, छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा है। ये सब कुछ तुम्हें बताया गया है। अगर ये बस आपके प्रैक्टिस में रहेगा तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। यही सब चीज़ें जेई में भी आती है। अभी जेई का भी क्वेश्चन कराते हैं, देखना। एक क्वेश्चन ये करके दिखा दो। हाँ भाई करेंगे, रुक जाओ थोड़ा, कम से कम 20-25 क्वेश्चन हो जाने दो, फिर आगे बढ़ा जाएगा। इसको करके दिखाओ भाई। कह रहा है mn cn का होल 6 के पावर -3, इसका पूछा जा रहा है आपसे हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। बताइए, नीट 17 का है। बताओ भाई क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड क्या होगा इसका ज्योमेट्री? बता लोगे? बताओ बताओ। ये हटा देना। एक क्वेश्चन और है, ये भी नीट 2017 का है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन।
इस क्वेश्चन को भी बताना है। जो एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ है, ध्यान सुनिए भाई, एब्जॉर्प्शन का जो वेवलेंथ है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है ए बी सी में। ये भी 17 का क्वेश्चन है, देख के बताओ क्या ही कर लेंगे सब लोग। दोनों क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, करके दिखाओ भाई फटाफट। इसका ऑप्शन नहीं दिया, बताओ तो आप ऐसे ही क्या रहा है। DSP2 और ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ठीक है देखते हैं क्या रहा है आंसर। तो 10वें क्वेश्चन का है 10 का B, नहीं भाई गड़बड़ निकाले वो, D2SP3 आएगा। बोले यो D2SP3 आएगा। इसका हाइब्रिडेशन आ रहा है D2SP3, क्या सबका आ रहा है भाई? D2SP3 DSP2 D3 कैसे आ जाएगा भाई? चलो दे देखो, आ जाओ बताओ भाई। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, बोलो। तो X लिख दिया, प्लस साइनाइड का -6 हो जाएगा, 1 × 6 -6, और किसके बराबर कर दें? -3 के। ये इधर जाएगा तो क्या होगा? +6, तो हो जाएगा 6 - 3 = +3। बोलो, मतलब मैग्नीज +3 का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। बोलो यार, चलो आ जाओ। क्या लिख देंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये मैग्नीज न्यूट्रल का होता है। और +3 का मतलब क्या हुआ? एक यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ से हटा दो, क्योंकि आउटर सेल है, तो 2 यहाँ से हटेगा तो 0, और एक यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 4। बोलो ना भाई। तो बताइए इसको क्या लिख दिया जाए? 3d4 को हम कैसे लिखेंगे? देखो तो, ध्यान दो भाई। 1 2 3 4, और 4s खाली है, तो इसको उधर बाद में लिख दे, क्या कोई झंझट तो नहीं है? तो इधर लिख दिया हमने 4s0 जो कि खाली है। इसी में 4p भी होगा, जिसको हमें ज़रूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, और 4d भी होगा जिसकी ज़रूरत पड़ेगा तो यूज। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है ये पेयरिंग करा रहा है, बट अगर आप इसको चारों इलेक्ट्रॉन को मर्जअप कर दोगे तो यहाँ पे आपके ऑर्बिटल खाली हो रहे हैं 3, तो 3 ऑर्बिटल का ये यूज नहीं करेगा साइनाइड। डी के मात्र 2 ही ऑर्बिटल का यूज कर सकता है, और जनरली कोई भी ऐसा ही करता है। ध्यान सुनो, आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे तो कहीं भी आपको ऐसे ही बताया गया होगा। देखो, जैसे हम लोग जब बताए होंगे तो ऐसे बताए होंगे sp3d2, या बताए होंगे d2sp3, या आपको बताया गया होगा dsp2 बताया गया है। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में देख के बताओ, क्या हम D के 3 ऑर्बिटल का यूज कर रहे हैं? नहीं, या तो 1 यूज कर रहे हैं या तो 2 का यूज कर रहे हैं। बोलो। और जो मैक्सिमम हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, जो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ऐसे है sp3d2 sp3d3। ध्यान सुनना, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखो, इस वाले केस में यहाँ पे D का हम मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल का यूज कर रहे हो तो ये आप नॉर्मली ऐसे कंपाउंड में अगर कर रहे हो तो लास्ट में यूज करते हैं। मतलब पहले आप s ऑर्बिटल p का फिर D का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पहले करना है, जैसे इन सब की बात करो, जैसे D यहाँ पहले यूज किया गया है, D पहले यूज किया गया है, तो ऐसे कोई भी केस हो जहाँ पे हम D ऑर्बिटल का पहले यूज कर रहे हो, वहाँ पे आप D का मैक्सिमम 1 या 2 यूज कर सकते हो। 4 यूज नहीं कर सकते, 3 यूज नहीं कर सकते। अगर आप D को यूज कर रहे हो
तो बाद वाले डी का यूज करोगे। बाद वाले डी का मतलब ये है कि लास्ट सेल में आ रहा हो। ध्यान सुनो मेरी लाइन, फिर से सुन लो एक बार। जैसे यहाँ का जो डी ऑर्बिटल है या डी सबसेल है, डी सबसेल के अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो इनर सेल में है, आउटर सेल में नहीं। ये 4 में नहीं है, कहाँ है? 3rd में है। तो अगर इनर सेल के डी को आप यूज कर रहे हो तो उसको मैक्सिमम आप 1 या 2 यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आउटर सेल में डी है, जैसे यहाँ 4D है, देखो यहाँ पे लिखा है ना 4S 4P 4D, अगर यहाँ के डी को यूज करोगे तो आप मैक्सिमम जितना चाहो यूज कर सकते हो, 3 2 4 1 जितना चाहो। बट इनर वाले को आप मैक्सिमम 1 या 2 ऑर्बिटल को यूज कर सकते हो। मीन्स यहाँ पेयरिंग होगी बट चारों की पेयरिंग नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको पेयरिंग करना है ऐसे कि आप या तो 1 ऑर्बिटल को यूज कर पाओ या तो 2 को। मैक्सिमम कितना आप यूज कर सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। तो अगर देखो हम पेयरिंग करा रहे हैं तो इसको पेयरिंग करा दो। अगर मैं इसको पेयरिंग करा दिया 1 को तो बाकी यहाँ तक रहेंगे क्या, देखो ना। अब देखो हम देखें पेयरिंग के बाद की बात करें, अगर हम पेयरिंग करा लिए तो उसके बाद हमारे पास 2 ऑर्बिटल बच रहा है, बोलो यूज करने के लिए। अगर मैं इसको भी पेयरिंग करा दूंगा तो 3 हो जाएगा। 3 भले हो जाएगा लेकिन हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पेयरिंग आपकी यहाँ पे पार्शियली होगी। कैसे इसकी पेयरिंग होगी? पार्शियली, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयरअप में चला गया, बाकी 2 पेयरिंग में नहीं गए। तो आप यहाँ पे साइनाइड का मात्र 2 ही यूज करोगे। तो कितना हो गया? 2 यहाँ यूज करेंगे, 1 यहाँ यूज करेंगे, 3 यहाँ यूज करेंगे। कितना हो गया? 1 2 3 6 थे साइनाइड। क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन अब? D2sp3। ये ध्यान रखना भाई तुम्हें। फिर से एक बार लाइन सुन लो मैं क्या क्या बोला हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी D ऑर्बिटल है, ध्यान सुन लो मेरी बात। अगर इनर D का आप यूज कर रहे हैं, इनर D का मतलब 4s के पहले वाला D है, जैसे 3D की बात हो रही है, तो अगर आप 3D के ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 या 2 को यूज कर सकते हैं, 3 का यूज नहीं कर सकते, 4 का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आउटर D को देखें, जैसे यहाँ पे देखो 4S 4P 4D है, तो यहाँ के D को आप मैक्सिमम 3 तक यूज कर सकते हैं। यहाँ भी 4 नहीं यूज होता है, 2 3 या 1 ही यूज होता है। तो इसको 3 तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, गड़बड़ हो सकता है, नोट कर लेंगे। ज्योमेट्री बता दो क्या होगा भाई? DsP3 D2sp3 क्या बोला जाएगा? ऑक्टाहेड्रल इनर होगा, ठीक है, नोट कर लो भाई। क्या है भाई? ठीक है, उस वाले क्वेश्चन को बता दो भाई। चलिए भाई इसको बता दो। इसको अरेंज करना है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। कैसे किया जाएगा? बोलो भाई। अध्याय बकलोल एकदम सब। एक एग्जाम्पल आपको बताया गया होगा, कहा गया होगा स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। लीगेंड की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के। याद है? या यहाँ एक और बताया गया होगा एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के। मतलब सिंपल सा है कि कोई भी कंपाउंड, ध्यान से सुनो, कोई भी कंपाउंड जब स्प्लिटिंग करता है, 2 पार्ट में टूटता है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाने के लिए उतना ही ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जितना ज़्यादा इस कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। मतलब अगर किसी कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा मांगेगा। अगर वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए वो नीचे से ऊपर जाने के लिए कम चाहिए। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितनी ज़्यादा होगी, एब्जॉर्ब किए गए रेडिएशन या एब्जॉर्ब किए गए कलर की फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी दोनों ही ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, इसी पे करना है। और मैं एक चीज़ और बताया था आपको कि अगर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की डायरेक्टली है तो वेवलेंथ कैसा होगा?
इन्वर्सली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लाइन एक और मेंशन कर देना होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड कलर। बताइए भाई, या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, चलेगा? बस इस रिलेशन पे कर दो, यहाँ चेक करिए। अब सुनो भाई, अगर ये रिलेशन अगर आपको क्लियर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्ब किए गए रेडिएशन का वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा जितना लीगेंड की स्ट्रेंथ कम होगी। या इसका उल्टा कर दो, जितना ज़्यादा लीगेंड स्ट्रांग होगा एब्जॉर्ब किए गए रेडिएशन का वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो सबसे स्ट्रांग लीगेंड कहाँ पे है? देखो तो, नाइट्रोजन ईएन H2O, ये तो सबसे वीक हो गया। और ईएन का मतलब क्या हुआ? इथाइलिन डाइएमीन। तो ये कौन सा है? नाइट्रोजन कंटेनिंग, बोलो। और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग है। और इसमें हमने कहा था इसीलिए कि जो हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो याद कर लेना। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, ईएन की NH3? ईएन होना चाहिए यार, कैसे तुम NH3 बोल रहे हो? इथाइलिन डाइएमीन होना चाहिए। चेक करो एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, ईएन ही होना चाहिए। तो ईएन अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, ध्यान सुना मेरी लाइन, सुनो पहले ये बात समझो, इसमें सबसे वीक कौन है? H2O वाला। इसका मतलब ये सबसे कम, इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो स्ट्रेंथ कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो ये वो वाला एब्जॉर्प्शन, जो भी एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। और अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका मतलब इसके थ्रू एब्जॉर्ब किए गए रेडिएशन का वेवलेंथ सबसे कम होगा। अरेंज कर लोगे? कर दो तुरंत। बस ये रूल आपको ध्यान होना चाहिए, बताया गया आपको। तो क्या होगा बता दो भाई, अरेंज कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, बढ़िया है ये भी। चलो बताते हैं, अरेंज कर लोगे ये ना? क्या होगा ऑर्डर बताओ? ACB, ठीक है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा, ध्यान सुनो भाई, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ के रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? H2O वाला, क्योंकि सबसे वीक है। लिगेंड जहाँ पे सबसे वीक, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो ये वाला होगा, A वाला सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, उससे कम C वाला, क्योंकि उससे मतलब ये सबसे वीक है। इन दोनों में कौन वीक है? NH3 वाला। तो दूसरे नंबर पे आ गया C। और सबसे स्ट्रांग है ईएन मतलब इथाइलिन डाइएमीन। तो सबसे स्ट्रांग लिगेंड है, सबसे स्ट्रांग लिगेंड है, तो सबसे बेकार वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। और ये सबसे वीक लिगेंड है तो सबसे अच्छे वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो ऑर्डर होगा आपका क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बताइए भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर यहाँ पे तुम्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए बोला था उसको याद कर लेना भाई। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है तो अब आने वाली बात ही समझेगा ना कि पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा है। ये तुम्हारे बोर्ड में भी पूछा जाता है ऐसे ही, ध्यान रखना। तो एक और क्वेश्चन है भाई, बताना। ये IUPAC नेमिंग पे है, हो गया तो देते इसको भी।
बोले भाई चलो देखो तो कह रहा है FeCN का होल 6 -3। इसका नाम बताना है कि ये कौन सा आयन है। नीट 15 का है ये। ऑप्शन ए बोल रहा है, पहले लिखना लंबा चौड़ा हो जाएगा। बताओ नाम बताओ बस सीधा सीधा बताओ भाई। हमने बताया है IUPAC नेमिंग करना, तो कैसे करा जाएगा? पहले ये बताओ ये कौन से रूल के हिसाब से लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स केटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन के हिसाब से? नाम ऐसे दिख रहा है, आयन फॉर्म में है, माइनस चार्ज दिख रहा है, बाहर काउंटर आयन है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। और कॉम्प्लेक्स एनायन का मतलब हुआ केटायन क्या होगा, नॉर्मल। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो नॉर्मल एनायन होगा ना। तो कैसे लिखते हैं वहाँ पे, बोलो बोलो। सबसे पहले किसका नाम लिखते थे वहाँ पे, नेम ऑफ केटायन। अबे बाप लो, कॉम्प्लेक्स एनायन है तो केटायन नॉर्मल होगा, और केटायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। और केटायन है नहीं तो छोड़ देंगे उसको, तो सीधे किस पे आ जाएंगे, लिगेंड पे। लिगेंड कौन है, CN। तो क्या बोला जाएगा भाई, हेक्सा साइनाइडो। बताइए। और यहाँ पे सेंट्रल मेटल में 8 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बताओ। जोड़ेंगे ना, क्योंकि इसका रूल थोड़ा सा अलग था। तो सेंट्रल मेटल है क्या चीज़, इसका आयनिक नाम से उठाते हैं भाई। अच्छा रुको रुको, यहाँ पे इसका नाम फेरस पड़ेगा कि फेरिक पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। क्या आएगा, +3 आएगा। चेक कर लो, x + -6 = -3, मतलब x = 6 - 3 + 3, मतलब क्या हो गया, फेरिक वाला कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे नाम पड़ जाएगा क्या चीज़, फेरेट। ये तो नाम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर 3 एनायन। अब इसके आगे बताओ क्या जोड़ा जाएगा। आयन जोड़ेंगे भाई, एनायन नहीं, आयन हो गया। अच्छा ये हम आयन नहीं जोड़ते थे, क्या गलत होता है ये? हाँ बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है भाई, इस पे चार्ज है, इसका मतलब ये आयन है। और ये कौन सा आयन है, तो ये आयन का नाम लिख दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब बताओ, इस तरह क्वेश्चन नहीं बताया गया है। अब यही सब क्वेश्चन आएगा, तुम लोग कहोगे कि पता नहीं कहाँ से आ गया। जब रिवाइज नहीं करोगे तब यही कहोगे, और रिवाइज करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तब ये तुम्हें चीज़ें करने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो देखो हम लोगों ने लगभग 10 साल का क्वेश्चन कर लिया। अब इसकी हाँ भाई ऐसे हंस रहा है, लपोकी है क्या? 10 साल में 100 क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे। 10 साल में, अरे भाई हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता होगा, तो 10 साल में लगभग 20 क्वेश्चन वो कर डाले। और जो 2-3 क्वेश्चन स्किप मैं कर दिया हूँ, और बहुत आसान सा हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा है हर जगह। अब बार बार नहीं दे दें, जो कराए हुआ क्लास में छोड़ दिया हूँ मैं, तो 2-3 क्वेश्चन स्किप किया हूँ। लगभग हम लोगों ने 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स कर लिया, और यहाँ पे 2015 तक कर लिया भाई। अब 14 जाएंगे पीछे, तो उतना पीछे नहीं जाना हमको, इतने इसके पीछे ही रहना, ऊपर ही रहना है। मतलब कभी भी तुम भी सॉल्व करना क्वेश्चन तो 2015 के ऊपर का ही क्वेश्चन करना, 10 साल तक का। क्यों हंस रहे हो गोबर कहीं का? क्यों हंस रहे हो बताओ? तो ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। बाकी एक क्वेश्चन, रुको भाई, अभी तो यही वाला बाकी है क्वेश्चन, रुक जाओ। अभी तुम लोगों ने नीट का किया है, अब यही बात करेंगे। यही वाला इसलिए हंस रहा है, तो खड़े हो जाओ, अब तुम्हें पूछा जाएगा। खड़े हो, चलो ये बताओ, IUPAC नेमिंग करने का जो 2 रूल बताया गया क्या था, कैसे कैसे लिखते हैं? पहले बताओ किसके लिए लिखेंगे और क्या क्या तरीका यूज करेंगे, दोनों रूल बताओ। क्यों रिवाइज करना पड़ेगा?
क्यों रिवाइज करना पड़ेगा भाई? सब जैसे रिवाइज करके नहीं आया, इसीलिए रिवाइज कर इसलिए हंस रहे हो? नहीं, इसलिए नहीं। तब इतना जल्दी 10 साल पुराना बता दिया, अभी मुझे ये नहीं है। अबे लपट झंडिस कहीं के कल आए थे नहीं, तो कहाँ समझ में आएगा? इसी बार बोल रहे हैं। कल मैं जितना क्वेश्चन आज कराया हूँ इससे ज़्यादा कल क्वेश्चन किए थे हम लोग, तो कल का और आज का मिला के हो गया 10 साल का। ऐसे ही तुम 10 दिन बाद आओगे, मैं कहूँगा चैप्टर ख़त्म हो गया तो कहोगे एक दिन में ख़त्म। बैठो, अब पढ़ के आओ, जो चैप्टर का जो क्वेश्चन किया जा रहा है तो रिवाइज करके नहीं आओगे? नहीं रिवाइज करो तो कहाँ से क्वेश्चन फिर हो पाएगा? सर एक डाउट, बताओ। चैप्टर को अब तुमको मैं गिरा गिरा मारूंगा। सही सर, मतलब भूल गया, इसीलिए रिवाइज कर रहे तुम ही पहले बताओ, इसी क्लास के हो ना, ये बताओ पहले। हैं। सर आप आ ही रहे हो ना? कहीं और से नहीं लैंड कर गए हो यहाँ पे? सर नहीं नाम मतलब किसी का। तो इसी क्लास के अगर हो तो इतना तो पता होना चाहिए ना कौन सा चैप्टर का है ये। आप बोल रहे हैं एग्जाम के बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आप भी तो नया चैप्टर स्टार्ट भी हो गया, ख़त्म हो गया, अब पढ़ाना शुरू कर दिए एक दिन में। मैं समझ रहा हूँ तुम यही कहना चाह रहे थे कि एग्ज़ाम के बाद में नया चैप्टर शुरू करना था, तो मैं नया चैप्टर ना शुरू करके पहले ये कहाँ से आ गया? तो लास्ट टाइम जो पढ़ेगा वही चल रहा होगा ना। लास्ट टाइम क्या पढ़ाया गया था? आए नहीं थे? ठीक है, अच्छी बात है। चलो भाई, तो ये थोड़ा सा हो गया हम लोग क्वेश्चन। थोड़ा सा जेई के 2-4 क्वेश्चन देख लो भाई। क्या भाई? तो रुक जाओ, बोल रहे हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है ये। तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए CO, ये JEE 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है CONH3 का होल 5 और कह रहा है Cl2 दिया है और एक Cl अंदर भी है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि बताइए इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या क्या होंगी। ऑप्शन ए दिया है 3 and 6, बी दिया है 2 and 6, 3 and 5 and 2 and 8। बताओ भाई। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। अब इससे आसान कुछ हो सकता है? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है भाई। ए होगा? अच्छा, कौन बोला है ए होगा? और लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ, पहले बताओ प्राइमरी वैलेंसी निकालने का तरीका क्या होता है। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का क्या क्या तरीका यूज करते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर,
सेकेंडरी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो तो बताओ, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो होगा x + 0 + -3 = 0 होगा। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +3। बोलो। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है 5 और 1 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, क्या होगा? ठीक है भाई। मार के भागो क्या बताओ तो। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2023 का ही है। पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, ये लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड हैज ए कैलकुलेटेड 3.87 बोर्स मैग्नेटॉन, द मेटल आयन इज। यही तुम्हें बताना है भाई। देखो तो कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू दिया है 3.87 बोर्स मैग्नेटॉन, बीएम यूनिट होता है इसका। और कह रहा है कि आप कैलकुलेट करिए कि कौन सा आयन है, आयन को फाइंड करना है। ऑप्शन ए दिया है क्रोमियम +2 आयन, बी दिया है टाइटेनियम, वैनेडियम एंड डी दिया है मैग्नीज +2 आयन। कितना आसान क्वेश्चन है देखो तो। मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, लपट झंडी सो इधर देख के करो इसको, क्या कर रहे हो तुम? इधर देखो भाई, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है और पूछ रहा है कि इस मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट जिस भी कंपाउंड का है उसके सेंट्रल एटम को या उसके आयन को बताना है, किसमें से कौन है। कैसे पता लगाओगे? बताया गया है ये चीज़। बोलो, हमने तुम्हें बताया था ये चीज़ कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के पास 1 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.6 लगभग, और अगर 2 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 2.7 लगभग, और अगर 3 है तो होगा 3.8 समथिंग, और अगर 4 है तो होगा 4.9 समथिंग। ऐसे बताया गया था। तो अगर ये 3.8 समथिंग दिखा रहा है, इसका मतलब वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3। तो आपको क्या फाइंड करना है? इन सारे आयंस में चेक करो कि किसके पास n की वैल्यू 3 है। तो जिसके पास n की वैल्यू 3 होगी उसी कंपाउंड का ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया होगा। बोलो, कर लो, बताओ फटाक से। अच्छा, बस सीधा सीधा नहीं पूछा है, क्वेश्चन को अपोजिट साइड से पूछ रहा है। अभी तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कह देगा ये कंपाउंड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। और उसको उलट दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, पूछ रहा है आयन बताओ। मतलब आपको रिवर्स आना है इस क्वेश्चन में। तो आपने बस अगर पता है कि ये चीज़ें होती हैं, ऐसे हम बताया भी हैं, तो अगर n 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 3.8 होगा। तो ये चेक करो किस आयन में n की वैल्यू 3 होगी। बताओ भाई, कौन सा? ना, सी होगा, वैनेडियम +2। देखो तो आ जाओ। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23। क्या लिखेंगे? 4s2 3d3 लिखेंगे। और वैनेडियम +2 है तो +2 का मतलब ये क्या 0 हो गया? बोलो भाई। और 3d3 का मतलब क्या हुआ? 3 हुआ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, बस ख़त्म बात। क्या लेके झूल रहे थे तुम लोग? चलो भाई, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा जहरीला है, दे दे क्या? देख के तुम लोग बस डर जाओगे और कुछ नहीं होगा। चलो दे देते हैं, आ जाओ तुम। अरे भाई क्या दिया है इसमें, बोलें क्या चीज़? मैग्नेटिक मोमेंट दिया है,
अब फाइंड करना आयन को। अब पूरा सेंटेंस बोले क्या? ठीक है, चलो पूरा ही बोल देते हैं। चलो भाई लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लिखो पूरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, number of moles of AgCl formed in the following reaction, formed in the following reaction। ठीक है, वही मैं कहा हूँ। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस ये डरावना क्वेश्चन है। चलो भाई, कह रहा है ये बन रहा है और x AgCl, इसी x की वैल्यू बताना है। बताओ बताओ, कितना AgCl बनेगा? सुनो भाई, बता रहा है 3 नहीं बनेगा। सुनो, ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा होगा जितने क्लोरीन होंगे उतने बन जाएंगे, और ये आपको नहीं कुछ बताएगा तो आप एक्सेस में ही लेना, ठीक है ना भाई। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3 क्लोरीन हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तीनों क्लोरीन रिएक्शन अगर करेंगे Ag से तो 3 मोल आपके AgCl बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं बनेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक का, तो अभी आप शायद पढ़े नहीं हो, बट थोड़ा सा सुन लो। होता ये है कि क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर, सबके पास क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये एक अपना यूज किया बॉन्डिंग बनाने में, यहाँ भी एक यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में, और यहाँ भी एक यूज कर लिया बॉन्ड बनाने में। तो एक बात थोड़ा सा देखो कि अगर हम देखें तीनों जगह पे तो एक एक बॉन्ड बनाया गया है, 6-6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। आगे आप जाओगे तो आपको एक टर्म पढ़ाया जाएगा रेजोनेंस, तो उसमें बताया जाता है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर जब भी रेजोनेंस में, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, देखो डबल सिंगल लोन पेयर अल्टरनेट मैनर में है, जब डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ तो रेजोनेंस में आ जाता है, और रेजोनेंस में आने की वजह से सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ये बढ़ के डबल बॉन्ड के बराबर हो जाती है। तो अगर इसके पास स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड के बराबर हो गई तो ये वाला बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, बहुत एनर्जी मांगता है, तो इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जबकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ रेजोनेंस में कोई कंडीशन नहीं है। देखो तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लगातार 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, तो लगातार 2 सिंगल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, ये आगे हम बताएंगे। सिंगल बॉन्ड के बाद जस्ट डबल बॉन्ड आ गया तो रेजोनेंस बन जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, और लोन पेयर यहाँ पड़ा हुआ है, तो लगातार 2 सिंगल बॉन्ड आया तो ये रेजोनेंस में नहीं आ पाया। यहाँ भी वही कहानी है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो कहीं डबल दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों रेजोनेंस में नहीं जाते हैं। इस वजह से ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है, ये भी बहुत आसानी से टूट जाता है। तो AgNO3 से 2 Cl रिएक्शन करेगा और 2 AgCl बनाएगा, बट ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से
डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ आ जाती है। और तुमने पढ़ा है सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो ये टूटेगा नहीं तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट 3 मोल के बजाय 2 मोल बनेगा। ठीक है ना, नोट कर लो। ये अभी तुम रेजोनेंस जब आगे पढ़ लोगे तो ये चीज़ तुम बहुत आसानी से समझ जाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ और ये तुम्हें मैं बता भी चुका हूँ, तो ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन बताइए और मैग्नेटिक नेचर बताइए। ऑप्शन ए दिया है D2sp3, बी दिया है sp3d2, सी दिया है D2sp3, पैरा डाया पैरा। बता लोगे ना भाई? देखो तो ये क्वेश्चन बता लोगे? अब देखो ये क्वेश्चन 23 का ही है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ये कर लोगे ना? एक और क्वेश्चन है थियरी वाइज, सुनो भाई, बोल दें, लाइन सुनो। ये है जेई मेंस का 22 का शायद है, ये सुनो तो क्वेश्चन, ये कर लेना घर पे जाके, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला सुन लो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है ना? ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है, कह रहा है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को क्या ये एक्सप्लेन करा था? नहीं करा था। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करा था कि नहीं करा था। तीसरा बोल रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और चौथा, कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। बताओ भाई। पूछ रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इन चारों सेंटेंस में से कौन सा लाइन है जिसको एक्सप्लेन नहीं करता है? बताओ भाई। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको नहीं एक्सप्लेन किया था। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पास आ जाए तो ये देखो कि भाई क्या चीज़ हमने किसके बाद पढ़ा है। कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा। एक बात बताओ, ध्यान सुनो, एक बात बताओ, कोई कंपाउंड कलर शो करेगा कि नहीं शो करेगा? ये हम कहाँ पढ़ लिए थे? डी में ही पढ़ लिए थे। मतलब जब स्प्लिटिंग बताया गया तभी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, एनर्जी लेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, कलर शो करेगा। तो ये शो किया, ये बताया था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये भी बताया गया है कि भाई अगर अकेले इलेक्ट्रॉन रहा तो इसका मतलब है पैरा होगा, डबल है तो डाया है, ये भी बताया। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स ये भी बताया गया था। कौन स्टेबल है कौन स्टेबल है नहीं है ये बताया गया था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, इसकी भी आपको था सब। बट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली हेडिंग याद करो, सब कुछ पढ़ाने के बाद पढ़ाया गया है। मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर ये बताए होते तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही पढ़ लिए होते, वो बाद में पढ़े हैं। मतलब इसी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। समझा कुछ? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कुछ नहीं बताया था।
हाँ ये ज़रूर थोड़ा सा बताया था, आइडिया थोड़ा बहुत दिया था, लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया था। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थियरी किसको एक्सप्लेन नहीं किया था? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। आइए तुम कॉमन सेंस भी लगा के बता सकते हो कि भाई कौन सी हेडिंग हम बाद में पढ़े हैं, बोलो। जो हम पहले पढ़े हैं इसका मतलब उसके अंडर में आ जाएगा, और जो बाद में है इसका मतलब उसके बाहर है। सिंपल सा चल जाएगा। इसमें इसका आंसर बता देते हैं, सी आएगा, D2sp3। क्या नहीं आ रहा है? क्या आ गया ना? ठीक। आशुतोष तुम्हारा आया कि नहीं आया? तुम हंसी रहे हो, रिवाइज करके नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए भाई आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में करते हैं। थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन जाके कर लेना भाई। देखो थोड़ा सा ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा, और नहीं क्वेश्चन करोगे तो बाकी पढ़ाया सारी चीज़ें है ही हैं, कहीं गड़बड़ करोगे कहीं सही करोगे, वही मैनेज होता रह जाएगा। तो आप क्वेश्चन कर लोगे तो जो गड़बड़ियाँ होने वाली हैं बाद में वो पहले ही गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग पहले ही सही कर लेंगे, लेकिन बाद में गड़बड़ जा करोगे तो दिक्कत करेगा। तो अभी प्रैक्टिस करके जो गलत करना है गलत कर लो, सही करना है सही कर लो। अब यही जितने क्वेश्चन किए गए हैं इसमें कई सारे गड़बड़ हो सकते थे, जल्दीबाजी में चाहे जैसे भी दिमाग में ना चल रहा हो, बट अब इतने करने से क्या हो गया, दिमाग में ये गलतियाँ नहीं होंगी ना हमसे दोबारा, क्योंकि ये यार हमने करा दिया, अब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ये। एक बार जाके घर पे प्रैक्टिस कर लेना, अपने मन से भी कम से कम और 30, 40, 50 क्वेश्चन कर लेना, तो इससे क्या होगा, पूरा ये क्वेश्चन जो चैप्टर है हमारा सेटल हो जाएगा। चलो भाई, ठीक है।